आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 16 के सब टॉपिक जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं। जहाँ भी दो बोन्स आपस में मिलती हैं वो जॉइंट्स कहलाते हैं। जॉइंट्स जो हैं वो स्केलेटन को मूव करने के काम आते हैं और स्केलेटन को आपस में जोड़ने के भी काम आते हैं और इनकी मदद से हम आसानी से मूव कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉइंट्स की कितनी किस्में हैं। तो जॉइंट्स को हम मुख्तलिफ़ बेसिस पर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उनको उनकी मूवमेंट की बेसिस पर उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जॉइंट्स को मूवमेंट की बेसिस पर हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है इमूवेबल जॉइंट्स, जो बिल्कुल हरकत नहीं करते। दूसरे हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो थोड़ा सा मूव करते हैं। और तीसरे हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो चारों तरफ मूव करते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के आगे फिर बहुत सारी और किस्में हैं। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पर। स्ट्रक्चर की बेसिस पर हम जॉइंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फाइब्रस जॉइंट्स, नंबर 2 कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और नंबर 3 साइनोवियल जॉइंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं छोटी छोटी फाइबर्स के साथ, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड या छुपी हुई होती हैं। ये जॉइंट्स जो हैं कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते और ये जॉइंट्स जो हैं मौजूद होते हैं स्कल में। स्कल की हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं और जास में दांतों को फिक्स करते हैं। दूसरे जो जॉइंट्स हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहलाते हैं। ये थोड़ी सी या बिल्कुल मूवमेंट अलाउ करते हैं या नहीं करते। इनमें क्या है, हेलाइन कार्टिलेज होती है जो कि जॉइंट्स के दरमियान मौजूद होती है। हड्डियां जो हैं या बोन्स जो हैं वो फाइब्रस कार्टिलेज के ज़रिए आपस में जुड़ी होती हैं और ये जॉइंट्स ख़ास तौर पर वर्टिब्रा के अंदर मौजूद होते हैं। 2 वर्टिब्रा के दरमियान कार्टिलेज मौजूद होती है जो उनको जोड़ने का काम करती है और ख़ास तौर पर ये वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ कोक्सल बोन्स जो हैं वो पेल्विस के सामने आपस में जुड़ती हैं। तीसरी टाइप के जो जॉइंट्स हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। इनके अंदर जो है एक कैविटी होती है जिसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी या डिप्रेशन के अंदर जो है वो एक ख़ास लिक्विड फील्ड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं और ये जो लिक्विड है ये फ्रिक्शन को कम करने के काम आता है, जिसकी वजह से मूविंग जॉइंट्स या बोन्स जो हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है। ये जॉइंट जो है उसके बाहर जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं और उनकी अंदर वाली जो लेयर है यानी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन फाइब्रस कैप्सूल कहलाती है और अंदर वाली लेयर जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाती है। कैप्सूल के कुछ जो पार्ट्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो डिस्टिंक्ट लिगामेंट बनाएं जो कि दोनों बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। वो तमाम कनेक्टिव टिश्यू जो 2 बोन्स को आपस में जोड़ते हैं उनको हम लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स की आगे फिर 2 टाइप्स हैं, हिंग जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंग जॉइंट जो है ये मूवमेंट जो है 2 डायरेक्शन में करता है, यानी या ये खुलता है या ये बंद हो जाता है। ये जॉइंट्स आमतौर पर एल्बो पर और नी पर मौजूद होते हैं। इन जॉइंट्स पर जो है वो एक पेयर ऑफ मसल अटैच होते हैं जो कि उसी प्लेन में होते हैं जिस प्लेन में जॉइंट्स मौजूद होते हैं। एक एंड पर मसल्स के जो स्टार्टिंग एंड होता है वो ओरिजिन कहलाता है जो कि इमूवेबल बोन के साथ एक साइड से जुड़ा होता है और दूसरी साइड से मसल का जो दूसरा एंड है जो कि इंसर्शन कहलाता है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है। यानी जॉइंट पर जो बोन्स होती हैं एक मूवेबल होती है और एक फिक्स्ड होती है। तो जो ओरिजिन है वो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है और जो इंसर्शन है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये बोन्स जो हैं या खुल जाती हैं या बंद हो जाती हैं और इस तरह ये हरकत करती हैं।
इसकी दूसरी जो टाइप है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट जो है वो चारों तरफ मूव कर सकता है और ये जॉइंट्स के अंदर जो है वो एक की बजाय दो पेयर ऑफ मसल अटैच होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर या 90 के एंगल पर मौजूद होते हैं। ये दो पेयर और मसल्स की वजह से इनके अंदर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसकी जो एग्जांपल है वो है हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। अब हम देखते हैं कि स्केलेटन के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं या डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या काजेज़ या वजूहात होती हैं। ठीक है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो बाज़ औक़ात वीक हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। उन डिफेक्ट्स की बहुत सारी काजेज़ होती हैं जिनमें से 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट काजेज़ हैं। नंबर 1 जेनेटिक, नंबर 2 हार्मोनल, नंबर 3 न्यूट्रिशनल और नंबर 4 एक्सीडेंटल। तो जेनेटिक जो काजेज़ हैं उसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल जो है वो क्लेफ्ट प्लेट की है। क्लेफ्ट प्लेट में क्या होता है कि मुंह के अंदर वाली साइड पर ऊपर वाली जगह पर जहां नेज़ल कैविटी के नीचे दोनों जास आपस में मिलते हैं जिन्हें हम पैलाटाइन प्रोसेसेस कहते हैं, मैक्सिला के और पैलाटाइन के, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से नेज़ल कैविटी का सुराख माउथ के अंदर नहीं होता। लेकिन अगर वो किसी वजह से आपस में जुड़ने से रुक जाएं और उनके अंदर सुराख रह जाए तो उसकी वजह से वहाँ पर एक परमानेंट परसिस्टेंट ओपनिंग रह जाती है ओरल और नेज़ल कैविटी के दरमियान, जो कि सकिंग के लिए में इंटरफेयर करती है या रुकावट डालती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो स्टमक में जाने की बजाय लंग्स में जा सकता है और जिसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। दूसरी जो जेनेटिक काजेज़ में प्रॉब्लम है या उसकी वजह से बीमारी पैदा होती है वो है माइक्रोसेफेली, जिसमें सर बिल्कुल छोटा रह जाता है और ये भी जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होता है। तीसरी जो बीमारी है वो आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द होता है जिसमें तकरीबन 100 डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लेमेटरी या रीजनरेटिव डिजीज़ शामिल होती हैं जो कि जॉइंट्स को नुकसान देती हैं। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि मोस्ट कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस है जिसमें कि जॉइंट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये इनहेरिटेड होता है। दूसरी जो काजेज़ हैं वो हैं हार्मोनल काजेज़ या हार्मोन्स का कमी की या ज़्यादती की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो जोड़ों के अंदर या स्केलेटन के अंदर होता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं या उनके अंदर सुराख पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें बहुत सारी बीमारियां शामिल हैं। इसमें क्या होता है कि बोन्स रीजॉर्प्शन जो है वो आउटपेस करती है बोन डिपॉजिट को, यानी बोन्स में से जो मिनरल निकल रहे होते हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होती है बनिस्बत उनके जो उसमें ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर उनकी मैस जो है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं और केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी मैट्रिक्स की नॉर्मल से कम नहीं होती, लेकिन जो अंदर वाली बोन है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से जो पिचकना शुरू कर देती हैं। ये मोस्टली 8 वुमेन के अंदर होता है जो कि अमूमन कहा जाता है कि ये एस्ट्रोजन लेवल के कम होने की वजह से होता है। दूसरे फैक्टर जो कि इसमें अहम रोल प्ले करते हैं उसमें इनसफिशेंट एक्सरसाइज है, डाइट में कैल्शियम की कमी का होना है, प्रोटीन की कमी का होना है और स्मोकिंग वगैरह है। इसकी क्योर या इलाज क्या है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी जो है वो बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर्स के लिए। इसमें उनको एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तीसरी जो काजेज़ हैं इसमें वो है न्यूट्रिशनल काजेज़। उसमें क्या है, ऑस्टियोमलेशिया है, सॉफ्ट बोन्स हैं। इसमें भी बहुत सारी बीमारियां शामिल हैं जिसमें बोन्स जो है उसके अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है और ख़ासतौर कैल्शियम जो आयन जो हैं वो बोन के अंदर डिपॉजिट नहीं हो सकते किसी की वजह से, और इस वजह से बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। ख़ासतौर पर वेट बेरिंग बोन्स जो हैं लेग्स और पेल्विस की, उनके ऊपर जब वज़न पड़ता है तो वो बेंड हो जाती हैं और उनकी शक्ल ख़राब हो जाती है। इसकी जो है मेन सिम्टम ये है कि इन बोन्स के ऊपर जब वेट रखा जाता है तो उनके अंदर शदीद पेन होती है।
दूसरी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी होती है वो रिकेट्स की बीमारी कहलाती है। ये भी एक और डिज़ीज़ है जिसमें चिल्ड्रन जो हैं उनकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं और पेल्वस डीफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बैठने में प्रॉब्लम होता है। ये भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है कि और इसकी इलाज ये है कि इसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क बच्चों को दिया जाता है और उन्हें धूप में लटाया जाता है। उसके बाद 4 नंबर पर है एक्सीडेंटल काजेज़। इसमें डिस्क स्लिप है, स्पॉन्डिलोसिस है, सियाटिका है और आर्थराइटिस है। अब हम देखते हैं कि डिस्क स्लिप क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो है डिस्क स्लिप का वो क्या है। तो डिस्क जो है वो दो वर्टिब्रा के दरमियान एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है इनर, उसका अंदर वाला हिस्सा जो है वो सेमी फ्लूइड लाइक होता है और वो न्यूक्लियस पल्पोसिस कहलाता है, जो कि एक रबड़ बॉल की तरह एक्ट करता है और डिस्क के अंदर इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी पैदा करता है। और इस गोल स्ट्रक्चर के बाहर जो है वो एक आउटर कवरिंग होती है और वो कार्टिलेज से बनी होती है और वो फाइब्रो कार्टिलेज कहलाती है और उसका नाम जो है वो एनुलस फाइब्रोसिस होता है। और एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो दो सक्सेसिव वर्टिब्रा को आपस में इकट्ठा करके रखता है। डिस्क का काम क्या है कि डिस्क जो है वो शॉक एब्जॉर्बर का तौर पर काम करती है वॉकिंग के दौरान, चलने में, जंपिंग में, रनिंग में और वेंटिलेटरली साइड्स पर मुड़ने में। अब वो कहता है कि बाज़-औक़ात क्या होता है कि जो वर्टिब्रा हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे चोट लग जाना, ट्रामा, फिज़िकल ट्रामा, या अगर आप वज़न उठा रहे हैं और उसके साथ साथ आगे को झुक रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसका स्पाइन है वो अपनी जगह से हिल जाता है और किसी ना किसी डिस्क को इंजर करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हर्नेशन ऑफ डिस्क। हर्नेटेड डिस्क जो है, इसे हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो रप्चर हो जाता है और उसके वजह से अंदर से स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल आता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में आप देखें, आपको गोल शक्ल के दो रिंग नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर वाले का नाम न्यूक्लियस है और बाहर वाले का एनुलस है। तो बाहर वाले, नीचे वाली दूसरी डायग्राम में देखें कि एनुलस जो है वो एक जगह से थोड़ा सा टूट गया है या रप्चर हो गया है और अंदर वाला लिक्विड वहाँ से बाहर निकलकर स्पाइनल नर्व के ऊपर आ गया है और स्पाइनल नर्व को स्टैब कर रहा है या उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से स्पाइनल नर्व जो है उसके ऊपर पेन होना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर ज़्यादा इंजरी हो तो ये नर्व्स जो हैं वो डैमेज या डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो सारा एरिया जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि इसमें बेड रेस्ट होता है या खींचकर उसको रस्सी से लटका देते हैं, ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, या पेन किलर देते हैं। अगर इन सब चीज़ों से ये काम सही ना हो तो फिर इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सीडेंटल काजेज़ हैं स्केलेटन में प्रॉब्लम पैदा करने वाली, वो है स्पॉन्डिलोसिस। इसमें क्या है कि इमोबिलिटी होती है और फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स होता है। वर्टिब्रल के जॉइंट्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और वर्टिब्रा हरकत नहीं कर सकते। एक और बीमारी जो है वो कहलाती है सियाटिका। सियाटिका में क्या होता है कि सियाटिक नर्व जो टांगों को कंट्रोल करती है उसके ऊपर शदीद पेन शुरू हो जाती है। इसकी वजह भी यही होती है कि प्रॉक्सिमल सियाटिक नर्व जो है वो किसी वजह से डैमेज हो जाती है, चाहे गिरने की वजह से हो या हर्नेटेड डिस्क की वजह से हो या इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू द बटक। अगर हिप में कोई इंजेक्शन लगा है और उसने सही जगह पर नहीं लगाया गया बल्कि वो किसी नर्व के ऊपर लग गया है तो भी वो नर्व इंजर हो जाती है और पेन करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोअर लिम्ब
या टांगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और वो डिपेंड करता है कि नर्व को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब ये शैटिक नर्व जो है वो कम्प्लीटली अगर कट जाती है, ट्रांसेक्ट हो जाती है, तो लेग्स जो हैं वो यूज़लेस हो सकती हैं। दे कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड एंड ऑल फुट एंकल मूवमेंट इज़ लॉस्ट। इसकी रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल होती है और स्लो और इनकम्प्लीट होती है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लेमेटरी और डीजनरेटिव डिजीज़ है जो कि जॉइंट्स को नुकसान देती है। इसमें पेन होती है, स्टिफनेस होती है और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट होती है। इसकी आगे दो टाइप हैं, एक है एक्यूट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस जिसमें जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है और इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। इसमें की इलामात या सिम्टम्स क्या हैं कि मेम्ब्रेन्स के जो कि जॉइंट्स को चारों तरफ से कवर करती है वो थिक या सख्त हो जाती है, और उसके अंदर जो लिक्विड होता है जो जोड़ों को रगड़ से बचाता है वो बाहर उसकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से पेन होता है। दूसरा क्रोनिक आर्थराइटिस है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गॉटी आर्थराइटिस शामिल हैं। इसमें क्या है कि जोड़ों पर स्वेलिंग हो जाती है और वो पेन करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रोकन बोन्स या फ्रैक्चर्स क्यों होते हैं। इसकी सबसे पहली वजह जो है बोन्स के फ्रैक्चर होने की या टूटने की, वो जो है उस मुख्तलिफ एजेस पर टूट सकती है बोन। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो भागते दौड़ते हैं और वो स्लिप हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी बोन्स टूट सकती हैं। यूथ में जो है वो स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स की वजह से, फॉल्स की वजह से बोन्स टूट सकती हैं। ओल्ड एज में क्या होता है कि बोन्स बिकम थिन एंड वीक और इस वजह से फ्रैक्चर जो हैं वो मोर फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं। अब उसके बाद मसला ये पैदा होता है कि अगर बोन टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो वो कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट के 3 तरीके हैं। सबसे पहले स्टेप पे उसको रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में हड्डी का जोड़ लगाते हैं या उसको अपनी असली जगह पर वापस ले आते हैं, यानी एक्सीडेंट या किसी भी वजह से हड्डी जब टूटती है तो अपनी जगह से अलग हो जाती है या दूर चली जाती है तो उसको दोबारा असल जगह पर लाया जाता है। उसके बाद उसको सीधा किया जाता है जिसे हम रीअलाइनमेंट कहते हैं, या उसके एंड्स जो हैं उनको एक दूसरे से मिलाकर सही हालत में ले आते हैं। तीसरे प्रोसेस में क्या होता है कि हीलिंग या उसको बंद कर दिया जाता है और उसका रिपेयर प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रिडक्शन में क्या होता है। रिडक्शन की 2 टाइप्स हैं, क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है कि बोन्स के एंड को दोबारा वापस अपनी असल जगह पर लाया जाता है, कोएक्स्ट किया जाता है बाय नॉर्मल पोजीशन, और इसको फिजिशियन जो है वो अपने हाथ से दोबारा असल जगह पर ले आता है। अगर बोन्स का 1 या 2 जगह से टूटी हुई हों तो फिजिशियन या डॉक्टर्स जो है अपने हाथों से उनको दोबारा सेट कर देते हैं। ओपन रिडक्शन जो दूसरी टाइप है उसमें क्या होता है कि सर्जरी के ज़रिए बोन को एंड्स को आपस में जोड़ा जाता है और उनके ऊपर पिन्स या वायर्स लगाई जाती हैं। ये उस सूरत में होता है जब इंजरी की सूरत में हड्डी के बहुत ज़्यादा बारीक बारीक टुकड़े हो जाएं। उसके बाद दूसरा स्टेप पर किया किया जाता है कि रीअलाइनमेंट किया जाता है जिसकी में बोन्स के टूटे हुए सिरों को दोबारा सही हालत में आपस में जोड़ा जाता है। 3rd नंबर पर हीलिंग प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि ब्रोकन बोन को रिड्यूस्ड और रीअलाइनमेंट करने के बाद इमोबिलाइज्ड कर दिया जाता है बाय अ कास्ट और बाय ट्रैक्शन टू अलाउ द हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन। हीलिंग टाइम जो है वो वेरी करता है रिगार्डिंग एज एंड बोन टाइप। हीलिंग टाइम जो है वो 8 से 12 वीक है, लेकिन ये लार्ज वेट बेरिंग बोन्स के लिए ज़्यादा भी हो सकता है और एल्डरली या बूढ़े लोगों की बोन्स के केस में भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, बल्कि वो उनका रिपेयर प्रोसेस स्लो हो जाता है। रिपेयर प्रोसेस, अब हम देखते हैं कि रिपेयर का प्रोसेस कैसे होता है। रिपेयर का प्रोसेस जो है वो
4 फेजेस में होता है। पहले फेजेस में हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है, दूसरे प्रोसेस में कैलिस फॉर्मेशन होती है, तीसरे में बोनी कैलिस बनता है और आखिर में रीमॉडलिंग या उसकी फिनिशिंग होती है। तो सबसे पहले स्टेप पे हम देखते हैं कि हीमाटोमा फॉर्मेशन क्या होती है। जब बोन ब्रेक करती है तो ब्लड वेसल जो हैं बोन के अंदर और उसके इर्द गिर्द में वो टॉर्न या ब्रेक हो जाती हैं और रिजल्टिंग हेमरेज में क्या होता है कि ज़ख़म होना शुरू हो जाता है और ब्लड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसके नतीजे में हीमाटोमा या मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड जो है वो फ्रैक्चर की साइड पर इकट्ठा हो जाता है। आफ्टर इसके बाद क्या होता है कि बोन सेल जो हैं जब उन्हें फूड नहीं मिलता ब्लड वेसल ब्रेक हो जाने की वजह से, तो बोन के सेल जो हैं वो डाई हो जाते हैं और टिश्यू जो है फ्रैक्चर की साइड पर वो स्वोलन हो जाता है और पेन करना शुरू कर देता है। ये क्लॉट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता बॉडी खुद ब खुद रिमूव कर लेती है और या फिर सर्जन जो है वो इसको ऑपरेशन करके रिमूव कर देता है। दूसरे स्टेप पर क्या होता है कि कैलस फॉर्मेशन होती है, सॉफ्ट कैलस बनता है जो कि बोन के ब्रेक होने के 3 से 4 वीक के बाद बनता है। इसमें क्या होता है कि कैपिलरीज जो हैं वो हीमाटोमा के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती हैं और तमाम डेब्रिस या फालतू मादों को क्लियर करके सफाई कर देती हैं। उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो फ्रैक्चर वाली साइड पर दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं और नई बोन बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट बोन बनती है, उसके बाद जो है वो बोनी कैलस में या सख्त बोन में चेंज हो जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो अंदर फ्रैक्चर वाली साइड पर माइग्रेट होते रहते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस में तब्दील कर देते हैं। बोन फॉर्मेशन जो है 3 से 4 वीक में शुरू होती है इंजरी के और उस वक्त तक जारी रहती है जब तक एक फर्म बोनी यूनियन नहीं बनता और इसमें अमूमन 2 या 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग में क्या होता है कि बोनी कैलस जो है वो रीमॉडल्ड होता है बाय एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन। उस बोन के बाहर जो है वो फर्निश्ड मटेरियल पॉलिश किया जाता है। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ remodeled एरिया रिजेंबल दैट ऑफ द ओरिजिनल अनब्रोकन बोन बिकॉज इट रिस्पॉन्ड टू द सेम सेट ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई। जब फाइनल बोन बन जाती है तो वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी वो ब्रेक होने से पहले थी। अब हम देखते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स की कितनी टाइप्स हैं। साइनोवियल जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं, हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पाइवोट जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जैसे हमने देखा है वो जॉइंट्स हैं जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हिंग जॉइंट है उसकी एग्जांपल आपकी एल्बो जॉइंट है जो सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये 2 तरफ की मूवमेंट को अलाउ करता है। ये जॉइंट या खुलता है या बंद होता है बिल्कुल जैसे आपका डोर होता है। डायग्राम में देखें कि ये एक बोन जो है वो दूसरी बोन के अंदर बिल्कुल गोलाई में मूव करती है, फ्रीली मूव करती है। दूसरा जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो आपका पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल का जॉइंट है जिसको जो कि डायग्राम में राइट हैंड साइड पर दिखाया हुआ है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट, ये चारों तरफ फ्रीली मूव करने के अलाउ करता है और ये भी फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। तीसरी टाइप जो है जॉइंट की वो है पाइवट जॉइंट जो आपकी गर्दन में होता है। नेक के पहले और दूसरे वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट होता है वो पाइवट जॉइंट होता है और ये फ्रीली मूवेबल होता है, मल्टी डायरेक्शनल। इसी तरह जो आपके हाथ की उंगलियों के और बाजू की हड्डियों के दरमियान जॉइंट होता है वो भी मल्टी डायरेक्शनल जॉइंट होता है।